स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं बायोटिक फैक्टर। हम जानते हैं किसी भी एनवायरनमेंट का निर्माण करने के लिए जैविक तथा अजैविक कारकों का उपस्थित होना आवश्यक है। ये दोनों कारक समग्र रूप से एक एनवायरनमेंट का निर्माण करते हैं जिसमें समस्त जीव जंतु तथा प्लांट्स आवासित रहते हैं। समस्त जीव जंतु तथा प्लांट्स को सरवाइव करने के लिए या आवश्यक रखने के लिए इन दोनों प्रकार के जैविक कारकों की आवश्यकता होती है। समस्त जीव जंतु इन जैविक तथा अजैविक कारक से आपस में इंटरेक्ट करते हैं तथा अपने आप को सरवाइव करते हैं। किसी भी कारक की अनुपस्थिति जीवों की सर्वाइबिलिटी को प्रभावित करती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि वातावरण में उपस्थित कारकों की अनुपस्थिति जीवों की सर्वाइबिलिटी को या इनकी जीवन यापन या जीवन को प्रभावित कर सकती है। इससे पूर्व हमने एबायोटिक फैक्टर को पढ़ा था। आज हम जैविक कारकों के संदर्भ में पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि जैविक कारक एनवायरनमेंट के लिविंग एलिमेंट होते हैं और इन लिविंग एलिमेंट्स के बीच में आपस में एक इंटरेक्शन पाया जाता है। ये सेम स्पीसीज के जंतुओं के मध्य भी हो सकता है तथा डिफरेंट स्पीसीज की जंतु के मध्य में हो सकता है, या हम कह सकते हैं कि बायोटिक फैक्टर में समान जाति के जंतुओं के मध्य तथा विभिन्न जाति के जंतु के मध्य होने वाले इंटरेक्शंस को समझा जाता है या अध्ययन किया जाता है। ये स्पीसीज हम जानते हैं कि एक दूसरे के ऊपर फूड, शेल्टर तथा अदर जो नेसेसिटीज़ होती हैं या अदर जो आवश्यकताएं होती हैं जैसे ट्रांसपोर्ट, रिप्रोडक्शन आदि के लिए एक दूसरे के ऊपर निर्भर करती हैं। इन आवश्यकताओं के लिए ये जंतु आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ये समस्त जंतु एबायोटिक तथा बायोटिक दोनों प्रकार के फैक्टर्स के साथ आपस में क्रिया करते हैं। मुख्य रूप से बायोटिक फैक्टर में जंतु समान जाति की तथा असमान जाति के जंतु आपस में इंटरेक्ट करते हैं और इसमें हम जानते हैं कि मुख्य रूप से फूड, शेल्टर तथा अन्य जो आवश्यकताएं हैं वो प्राथमिक रूप से होती हैं। जंतु के मध्य पाए जाने वाले रिलेशन के रेफरेंस में या उनकी स्पीसीज के आधार के ऊपर दो प्रकार के रिलेशनशिप पाए जाते हैं। प्रथम तो हम देखते हैं इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप, या ये इस प्रकार का रिलेशनशिप या इस प्रकार का संबंध जिसमें विभिन्न जाति के जंतुओं के मध्य आपस में इंटरेक्शन पाया जाता है, अर्थात विभिन्न जाति के जंतु आपस में अपनी आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं या एक दूसरे से आपस में इंटरेक्शन करते हैं। इसे हम इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन के नाम से जानते हैं या इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम देखते हैं इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप। इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप इस प्रकार का रिलेशनशिप है जो समान जाति के जंतु के मध्य पाया जाता है, अर्थात समान जाति के जंतु जब फूड, शेल्टर या अन्य आवश्यकताओं के लिए आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो इनके मध्य जो रिलेशनशिप हमें देखने को मिलता है वह इंटर स्पेसिफिक प्रकार का रिलेशनशिप होता है। आज हम इस चैप्टर में मुख्य रूप से इंट्रा स्पेसिफिक, इसमें बेसिक रूप से हम इंटर स्पेसिफिक जो रिलेशनशिप है जंतु के मध्य पाया जाता है उसका हम डिस्कशन करते हैं। इसे हम एक टेबल के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसमें ये बताया गया है कि जंतु के मध्य जो रिलेशनशिप पाया जाता है उसमें जंतु में किस प्रकार का बेनिफिट प्रभाव हमें दिखाई दे या लाभदायक प्रभाव हमें दिखाई दे रहा है या हानिकारक प्रभाव हमें दिखाई दे रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जंतु के मध्य होने वाले रिलेशनशिप के बेनिफिटेड इफेक्ट तथा हार्मफुल इफेक्ट को हम इस टेबल के माध्यम से समझेंगे। हम मुख्य रूप से जंतु के मध्य पाए जाने वाले तीन प्रकार के रिलेशनशिप के रेफरेंस में स्टडी करते हैं।
प्रथम हम देते हैं न्यूट्रलिज्म्स, यानी इस प्रकार का रिलेशनशिप जिसमें जंतुओं की जो जातियाँ या जो जंतु आपस में संपर्क में आते हैं उसी में किसी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव नहीं होता या कोई भी प्रभाव उनमें हमें देखने को नहीं मिलता। दोनों जातियों के मध्य इंटरेक्शन अवश्य पाया जाता है, मगर हमें जो प्रभाव दिखता है वो न्यूट्रल प्रकार का होता है, या ये कह सकते हैं कि न ही बेनिफिशियल प्रभाव होता है और न ही हार्मफुल प्रकार का प्रभाव इसमें दिखाई देता है। दूसरे प्रकार का जो रिलेशनशिप है जिसको हम सिम्बायोसिस या सहजीविता के रूप में अध्ययन करते हैं, जिसमें दोनों जो जातियाँ आपस में संपर्क में आती हैं या दो स्पीशीज़ जो संपर्क में आती हैं, जिसमें दोनों स्पीशीज़ को बेनिफिट भी हो सकता है या किसी एक स्पीशीज़ को हार्मफुल इफेक्ट भी हमें देखने को मिल सकता है। इसको हम फर्दर डिवाइडेड करेंगे, जिसको हम सारणी के अंदर डिस्कस करते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं नेक्स्ट जो तीसरे प्रकार का जो संबंध जंतु के मध्य पाया जाता है, जिसे हम एंटागोनिज्म के नाम से जानते हैं, या इसे हम कह सकते हैं परजीविता जो जंतु के मध्य पाई जाती है, या जंतु एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से निर्भर करते हैं कि जंतुओं में एक जाति को निश्चित रूप से किसी प्रकार का नुकसान अवश्य होता है और किसी एक जाति को इसके अंदर बेनिफिशियल प्रभाव दिखाई देता है, या दोनों जो जातियाँ हैं इनमें दोनों जातियों को भी नुकसान हो सकता है। तो इस प्रकार का जो रिलेशनशिप हम देखेंगे उसको एंटागोनिज्म के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जंतुओं के मध्य जो रिलेशनशिप पाए जाते हैं जिनको हम बायोटिक फैक्टर के अंतर्गत पढ़ते हैं, वो न्यूट्रलिज्म प्रकार का, सिम्बायोसिस प्रकार का तथा एंटागोनिज्म प्रकार का है। ये तीनों प्रकार की रिलेशनशिप हम बायोटिक फैक्टर के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसमें समान जाति के जंतु एक दूसरे से आपस में इंटरेक्ट करते हैं और बेनिफिशियल तथा हार्मफुल प्रभाव हमें इसमें देखने को मिलते हैं। हम इनको समझने के लिए इस टेबल को देखते हैं। इसमें प्रथम जो रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है वो न्यूट्रलिज्म प्रकार का है। इसमें हमें स्पीशीज़ ए और बी दिखाई दे रही है। हम देखते हैं कि स्पीशीज़ ए और बी दोनों को किसी प्रकार का हार्मफुल इफेक्ट हमें दिखाई नहीं देता। दोनों स्पीशीज़ आपस में संपर्क में रहती हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, परंतु किसी भी स्पीशीज़ को किसी प्रकार का प्रभाव देखने को नहीं मिलता, या हम कह सकते हैं कि न हार्मफुल प्रभाव है और न ही इसको लाभदायक प्रभाव है, या न हानिकारक प्रभाव है और न ही कोई लाभदायक प्रभाव न्यूट्रलिज्म प्रकार के रिलेशनशिप में हमें दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट प्रकार का जो रिलेशनशिप है जिसको हम सिम्बायोसिस प्रकार का रिलेशनशिप कहते हैं, जिसमें दोनों जो स्पीशीज़ जब संपर्क में आती हैं उन दोनों में जब म्यूचुअलिज्म प्रकार का जब रिलेशनशिप है तो हम उसको कह सकते हैं कि दोनों जातियों को लाभदायक प्रभाव हमें दिखाई देता है। या स्पीशीज़ ए में जैसे हमने उसको प्लस से इंडिकेट कर रखा है, इसी प्रकार से स्पीशीज़ बी इसे भी हमने प्लस से इंडिकेट कर रखा है। इसका मतलब है कि दोनों स्पीशीज़ के मध्य जो रिलेशनशिप है उसमें दोनों स्पीशीज़ को बेनिफिशियल इफेक्ट दिखाई देते हैं, या ये जो इंटरेक्शन है ये फेवरेबल प्रकार का इंटरेक्शन कहलाता है। इसी प्रकार से सिम्बायोसिस को हम पुनः डिवाइड करते हैं कॉमेंसुअलिज्म में। तो यह कह सकते हैं कि सिम्बायोसिस का जो दूसरा प्रकार है वो कॉमेंसुअलिज्म प्रकार का है, जिसमें दो जातियों के मध्य जो संपर्क पाया जाता है, जिसमें स्पीशीज़ ए में बेनिफिशियल इफेक्ट होता है, या एक को लाभदायक प्रभाव हमें दिखाई देता है या लाभ होता है, मगर स्पीशीज़ बी को न हानि होती है न ही किसी प्रकार का नुकसान होता है। तो इस प्रकार का जो रिलेशनशिप है वो कॉमेंसुअलिज्म प्रकार का रिलेशनशिप कहलाता है। नेक्स्ट हम थर्ड जो प्रकार का रिलेशनशिप है उसकी स्टडी करते हैं, तो हम देखते हैं कि इसे एंटागोनिज्म प्रकार का रिलेशनशिप कहते हैं। ये इस प्रकार के रिलेशनशिप में हम 4 भागों को पढ़ते हैं, या 4 प्रकार की रिलेशनशिप हम इसके अंतर्गत स्टडी करते हैं। पहले प्रकार का रिलेशनशिप है एंटीबायोसिस। इस प्रकार की रिलेशनशिप में एक जो जाति है उसके ऊपर एडवर्स इफेक्ट होता है या हानिकारक प्रभाव होता है, मगर दूसरी जाति के ऊपर किसी प्रकार का एडवर्स इफेक्ट नहीं होता है।
अर्थात हम कह सकते हैं कि एक जाति के ऊपर हार्मफुल प्रभाव होता है, दूसरी जाति के ऊपर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सप्लॉयटेशन या पैरासाइटिज्म, यानी परजीविता जिसको हम जानते हैं। इसमें एक जाति को लाभदायक प्रभाव दिखाई देता है, दूसरी जाति को हार्मफुल या हानिकारक प्रभाव दिखाई देता है। तो हम कह सकते हैं कि स्पीसीज ए को लाभ होता है और स्पीसीज बी को इस प्रकार के रिलेशनशिप में नुकसान होता है। जैसा कि आप पैरासाइट के अंदर पढ़ते हैं कि पैरासाइट जब इंटरेक्ट करते हैं तो उनको स्वयं को लाभ होता है, वो अपने जीवन यापन के लिए दूसरी जाति के ऊपर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रीडेशंस, जिसको परभक्षिकता के नाम से जानते हैं। परभक्षी जंतुओं को हम जानते हैं कि एक स्पीशीज़ को बेनिफिशियल प्रभाव में दिखाई देते हैं, दूसरी स्पीशीज़ को ऋणात्मक प्रभाव या हार्मफुल प्रभाव में दिखाई देता है, क्योंकि हम जानते हैं कि परभक्षी जो दूसरी जाति का भक्षण करता है तो स्वयं की जाति को इसमें लाभ होता है, मगर दूसरी जाति के जंतु हैं उसके ऊपर हमें हार्मफुल प्रभाव दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार का जो रिलेशनशिप है इसे प्रीडेशन प्रकार का रिलेशनशिप कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉम्पिटिशन, जिसे हम संघर्ष भी कहते हैं, या दो जातियों के मध्य जब संघर्ष होता है तो हम जानते हैं कि दोनों जातियों में नेगेटिव प्रभाव दिखाई देते हैं या दोनों जातियों को नुकसान हमें दिखाई देता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब ये जातियाँ आपस में भोजन, आवास या अन्य आवश्यकताओं के लिए आपस में संघर्ष करती हैं तो हमें इस प्रकार के रिलेशनशिप दिखाई देते हैं, जिसमें किसी एक जाति को बेनिफिशियल प्रभाव तथा दूसरी जाति को हार्मफुल प्रभाव हो सकते हैं। या इस प्रकार का जो रिलेशनशिप जंतु के मध्य पाए जाते हैं इनको हम इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप के नाम से जानते हैं, या अंतर्जातीय रिलेशनशिप के संदर्भ में हम इसको पढ़ते हैं। तो इस सारणी के माध्यम से हम इस बात को समझ सकते हैं कि जंतु में जो रिलेशनशिप पाए जाते हैं, जिनको हम 3 प्रकार से डिवाइडेड हमने किया है, न्यूट्रलिज्म, सिम्बायोसिस तथा एंटागोनिज्म। इनके मध्य जो रिलेशनशिप हैं इसमें हमें एक जाति तथा दूसरी जाति के मध्य होने वाले प्रभाव को हम इस सारणी के रूप में पढ़ सकते हैं या इस सारणी के माध्यम से समझ सकते हैं, जहाँ पर रिलेशनशिप को 0 से रिप्रेजेंट किया गया है। उसका तात्पर्य बेसिक रूप से है कि इसमें दो जातियों के मध्य किसी जो रिलेशनशिप पाया जाता है इसमें किसी प्रकार का इम्पैक्ट नहीं दिखाई देता है, किसी प्रकार का प्रभाव नहीं दिखाई देता। और जहाँ प्लस से इंडिकेट किया गया है वहाँ बेनिफिशियरी प्रभाव दिखाई दे रहा है या लाभ प्रकार का रिलेशनशिप हमें यहाँ देखने को मिलता है। परंतु जहाँ पर नेगेटिव जो चिन्ह के द्वारा इंडिकेट किया गया है या ऋणात्मक जो चिन्ह दिखाई दे रहा है, इसमें जंतुओं का जो रिलेशनशिप है इसमें हमें ऋणात्मक प्रभाव दिखाई दे सकता है, या हम कह सकते हैं कि इसमें जंतुओं को हार्मफुल या हानि होती है। तो हम कह सकते हैं कि जंतुओं के मध्य जो रिलेशनशिप होते हैं, जो रिलेशनशिप पाया जाता है, इसको हम बायोटिक फैक्टर या जैविक कारक के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसकी डिटेल हम नेक्स्ट देखेंगे। बेसिक रूप से हम इस सारणी में हम इनके रिलेशनशिप को ब्रीफ रूप से समझ सकते हैं। धन्यवाद।